हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 15 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और जितने भी आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का सीजीएल का पेपर हो या और भी कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इन सबको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो डजंट मैटर आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहांस करेगा, उससे ज्यादा पॉलिश करेगा। दैट इज समथिंग दैट आई कैन गारंटी। एंड इसी नोट पे 15 जून 2025 के समाचार शुरू करते हैं। पहली न्यूज ये रही, देखते हैं। चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। तो पहले समाचार में हमको एक हाई लेवल कमेटी के बारे में बातचीत करनी है जिसको रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया। समाचार यह है कि रिसेंटली, जैसा आप सब लोगों को पता है, एयर इंडिया की जो फ्लाइट है AI-171 उसका जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, जो भारत में लगभग 20 सालों में आप मान सकते हैं कि इतना बड़ा हवाई हादसा इसके पहले नहीं हुआ था। तो इसके बाद एक तो इसकी अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर क्या वजूहत थी कि इस तरीके का हादसा हो गया, एंड उसका भी अब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या रीजंस थे जिसके चलते इतना भीषण हादसा हुआ है। बट एट द सेम टाइम फ्यूचर में अगर इस तरीके की स्थिति का निर्माण होता है, फ्यूचर में अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स फिर से होते हैं, तो किस तरह से इस तरीके की सिचुएशन को डील किया जाए, किस तरह से ऐसी परिस्थिति को फेस किया जाए, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाने के लिए होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है और उसी के बारे में इस न्यूज़ में हमको बातचीत करनी है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी बनाई गई है, इनको ऑब्जेक्टिव ये दिया गया है कि भाई आप जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो फॉर्मुलेट करिए फॉर प्रिवेंटिंग एंड हैंडलिंग सच अकरेंस इन फ्यूचर एंड पब्लिश इट्स रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स। मतलब ये कि इनको ये बोला गया है केंद्र सरकार के द्वारा होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये कमेटी बना के कि 3 महीने का वक्त दे रहे हैं, दो चीजें करो। पहला तो ये कि वो क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वो क्या आपका पूरा प्रोसीजर होना चाहिए जिसको फॉलो किया जाए, जिससे कि इस तरीके के हादसे जो हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, वो रिपीट ना हो, उनको प्रिवेंट किया जा सके, तो उसके लिए बताओ। दूसरा ये कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हो जाती है, अगर इस तरीके का कोई डिजास्टर अगर हो जाता है, इन दैट कंडीशन फिर क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहना चाहिए, कौन कौन सी आपकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको वहां पर फिर एकदम इमीडिएट सिचुएशन में फायर फाइटिंग के लिए पहुंचना है, डिजास्टर के बाद में आपके क्या स्टेप्स आपको उठाए जाने चाहिए एंड किसकी फिर जिम्मेदारी बनेगी, किसकी क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इन सब चीजों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप हमको बना कर दो। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये कि एक तो तुम इस तरीके की चीजें ना हो सके उसके लिए अपन क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो वो बताओ। और दूसरा, अगर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या आपका पूरा इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप जो है पूरा उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप बनाकर रिपोर्ट सबमिट करिए 3 महीने में। हालांकि साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया है कि ये जो कमेटी है अब अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी फिर उनका प्रोसीजर फॉलो करेगी, उससे किसी भी तरीके से ये जो मेन एक्सीडेंट अभी हुआ है अहमदाबाद में, इसकी जो पूरी जांच चल रही है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसकी जांच कर रही है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से जो संस्था, ये पूरे की पूरी घटनाक्रम की जो जांच कर रही है कि ये हादसा कैसे हुआ, इन लोगों की जांच के ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर इससे नहीं पड़ने वाला। इन लोगों की स्पेसिफिक जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर कट बता दिए गए कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो डेवलप कर देना है। और ये जो आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, ये एक पर्टिकुलर हादसा जो अहमदाबाद वाला है, ये क्रैश कैसे हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस का इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात को भी जो है सरकार ने क्लियर कर दिया। The committee will have access to all records, including flight data, cockpit voice recorder, aircraft maintenance details, air traffic control logs, and witness testimonies। तो अब ये अपना जो पूरा का पूरा इन लोगों को, क्योंकि देखें बनाया क्यों गया है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बैकड्रॉप में अल्टीमेटली आपको बनाकर तैयार किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर कल को फिर इस तरीके का कोई हादसा होता है तो उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अगर आपने डेवलप करना है कि उसके बाद में फिर क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए, तो उसके लिए आपको खास तौर पे जितने भी आपके रिसेंट में एयर हादसे हुए हैं दुनिया भर में, हिंदुस्तान में और रिसेंटली अहमदाबाद में, इसको भी जो है इससे रिलेटेड जो डाटा है उसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको ये परमिशन दी गई है कि भाई जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं फ्लाइट डाटा के रिस्पेक्ट में, वो सारा का सारा इनको एक्सेस कराया जाएगा। कॉकपिट की जो वॉइस रिकॉर्डर्स हैं जिससे अल्टीमेटली आपका क्रैश होने के पहले जो आपका पूरा कम्युनिकेशन हो रहा था, वो भी जो है इनको अवेलेबल कराया जाएगा। एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस डिटेल्स थी कि कितना इसका मेंटेनेंस हो रहा था और मेंटेनेंस की रिपोर्ट्स में क्या बातें निकल कर आ रही थी, क्या ऐसा हुआ था कि कहीं पे कोई आपकी इरेगुलरिटी जो थी उसको मेंशन किया गया हो बट उसको उसके ऊपर की जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने अल्टीमेटली नेग्लेक्ट कर
दिया, इस तरीके की चीज़ें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो भी डाटा होता है, और इसके अलावा जो विटनेस हैं जिन्होंने इस पूरी चीज़ को होते हुए देखा, इन सबकी जो टेस्टिमनीज हैं, सारा रिकॉर्ड जो है इनको अवेलेबल कराया जाएगा। बट फिर वही बात आ जाती है कि इसका इस्तेमाल ये इस इन्वेस्टिगेशन में ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं करेंगे, ये इसका इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करने के लिए। इनको भी अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम भी जो है, अभी हम लोग आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि तुम भी भैया जो है अपना एक असेसमेंट करके बताओ कि ये क्रैश क्यों हुआ था। बट पॉइंट ये है कि वो उससे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आप इस सारे डाटा की मदद से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करो कि कल को ऐसी चीज एक तो अवॉइड की जा सके, और अगर होती है तो फिर उसके बाद में कैसे अपने को उसको डील करना है वो चीज जो है देखी जा सके। इट विल ऑल्सो कंडक्ट साइट इंस्पेक्शन एंड इंटरव्यू क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड रेलेवेंट पर्सनल्स। इट विल ऑल्सो कोलैबोरेट विद रेलेवेंट इंटरनेशनल एजेंसीज इफ नेसेसरी। तो वही बात है कि आपका जो पूरा अपना काम करना है उसके लिए अब अगर उनको साइट इंस्पेक्शन करना पड़े तो उसके लिए भी इनके पास में इजाजत है या परमिशन है, क्रू की इंटरव्यू करने हैं और भी बाकी जो सारे काम करने हैं, जिस जिस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं उससे मिलने की इनके पास में परमिशन है। साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल किसी एजेंसी के साथ भी आपको कोलैबोरेट करना पड़ा तो उसके भी जो है एक्सेस या उसका भी जो है परमिशन इन लोगों को दी गई है। कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि हाथ पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इनको अचीव करने के लिए जो करना है करो वाली स्थिति में जो है आपको ला दिया गया, उतना एम्पावर जो है इनको कर दिया गया। The 4-point scope of the committee defined in the order states that it will ascertain the root cause of crash, that is of flight AI 171 and its contributing factors। तो कुल मिलाकर इस कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स में जो 4 पॉइंट्स जो हैं इनके पूरे के पूरे एजेंडा में दिए गए हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने अभी बताई दी आपको, और उस 2 ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कुल मिलाकर इनके एजेंडा में 4 पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला यह है कि तो रूट कॉज बताओ इस चीज़ का कि ये क्रैश हुई क्यों थी। फिर वही बात आ जाती है कि इसके इन्वेस्टिगेशन दूसरे लोग भी कर रहे हैं, बट इनको भी बोला गया है कि डिटेल में जाकर आप भी जो है इसकी रिपोर्ट बनाकर हमको दो कि रूट कॉज जो था आपका जो फ्लाइट AI 171 थी उसके क्रैश होने का क्या था। उसके साथ में उसके जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे कि एक तो आपका चले मान लेते हैं कि कोई प्राइमरी रीजन या कोई रूट कॉज रहा होगा, मगर उसके साथ और भी जो दूसरे फैक्टर्स थे जिसके चलते ये हादसा इतना ज्यादा बड़ा डिजास्टर बन गया है, तो वो आपके रूट कॉज जो है वो भी हमको बताइए। जैसे मैकेनिकल फेलियर हुआ था या ह्यूमन एरर हो गया था, वेदर कंडीशंस खराब थी, रेगुलेटरी कंप्लायंस में कुछ इशू था, इसका एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं हो रहा था, और भी जो आपके बाकी फैक्टर्स वगैरह हैं उनका भी जो है उनके बारे में भी जो है बताइए जिसके चलते ये हादसा इतना ज्यादा एम्पलीफाई हो गया। The committee will also recommend necessary improvement and formulate suitable standard operating procedure to prevent such incidents in future, including best international practice। तो ये बात मैंने आपको बताई दी कि ये इनकी जिम्मेदारी है। पूरा असेसमेंट करिए, उसके बाद में क्या क्या आपके इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं और आपके पूरे एविएशन सेक्टर में, तो वो बताइए, और उसके बाद में सुटेबल आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करें ताकि इस तरीके के फ्यूचर्स में एक्सीडेंट को रोका जा सके, और अगर होता है तो फिर उसको डील किया जा सके, एंड बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस वगैरह जो दुनिया भर में फॉलो हो रही हैं वही हमारे यहाँ हो सके। साथ ही साथ अगर किसी तरीके का कोई पॉलिसी चेंज आपको इसके लिए करना पड़े, यानी कि नीति में या फिर कानून में अगर कोई बदलाव करना पड़े, तो वो रिकमेंडेशन का भी पावर इनके पास में है। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के लिए अगर कोई सजेशंस आपको देना है कि आप इस तरह से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, ABC ये तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं, बट XYZ तरीके से ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके की अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी अगर इनको बताना है तो, या इंप्रूवमेंट्स वगैरह के बारे में सजेशन देने का भी पावर इनको दिया गया। ट्रेनिंग में अगर कुछ बदलाव इनको लगता है कि करना जरूरी है, जिससे कि ट्रेनिंग और ज़्यादा इनहांस हो जाएगी आपके पायलट्स की और बाकी सारे स्टाफ की, तो उसके लिए भी इनके पास में जो है उसके लिए भी जो है ये आपका सजेशंस वगैरह दे सकते हैं। एंड वही बात है कि कुल मिलाकर आप यूँ कह सकते हैं ये एविएशन सेक्टर में अगर एक ओवरहॉल की बात अब आ रही है, एविएशन सेक्टर में अब सेफ्टी को लेकर जो एकदम से सब लोग सतर्क हो गए हैं, जो एक ओवरहॉल की बात अब जो आ रही है, उसमें एक जो कह सकते हैं आप डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके बेसिस पे ये सारा ओवरहॉल किया जाएगा, या जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके बेसिस पे पूरे ओवरऑल की प्रोसेस को चालू किया जाएगा, वो इस कमेटी की रिपोर्ट रहने वाली है जिसके ऊपर सारा काम होने वाला है। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट ये लोग लाकर देते हैं। बट पॉइंट ये है कि ये न्यूज़ से अपने को एक बात समझ में आती है कि अगर मेंस में कहीं पे कुछ लिखने के लिए आता है कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स वगैरह को कैसे क्या अवॉइड किया जा सकता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो एक तो आप इस कमेटी का जिक्र करिए कि ये कमेटी बनाई गई है, और दूसरा ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की इन्होंने बात करी है कि आपकी पॉलिसी चेंज हो गया या ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग एनहांसमेंट, ये सारी जो आप ये सारा जो वर्ड्स हैं या फिर ये सारे जो टर्म्स हैं आपको लिखने हैं कि इन सारी चीज़ों में बदलाव लाया जाए तो आपका चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सकती हैं, और ये जो एरर्स हैं इनको जितना हो सके उतना ज़्यादा कम किया जाए तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स को रुकवाया जा सकता है या इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। इस तरीके से आप ये जो स्टैंडर्ड आपके पास में लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें ये सारे के सारे टर्म्स का इस्तेमाल आपने करना है। इस न्यूज़ को शेयर करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था। तो बाकी देखते हैं आगे इसमें क्या निकल कर आता है, बट अभी अपने को याद रखना है कि सेंट्रल के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है किसकी अध्यक्षता में है, होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू करने का या बना के देने का, ताकि इस तरीके की किसी इंसिडेंट को आगे होने से रोका जा सके। चलें, इससे ज्यादा इस न्यूज़ में और अपने काम का कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब ये जो समाचार है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का समाचार है। तो न्यूज़ ये है कि साउथ इंडिया में एक मकड़ियों की प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं जंपिंग स्पाइडर। इसकी एक नई कैटेगरी जो है वो फाउंड की गई है, इसकी एक नई कैटेगरी जो है वो डिस्कवर की गई है, उसके बारे में हमको बातचीत करनी है। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स ऑफ द स्पार्टिनियाई फैमिली, सब फैमिली इन सदर्न इंडिया, नोन फॉर देयर इंटेलिजेंट हंटिंग स्किल्स एंड वेब इन्वेजन टैक्टिक्स। तो क्या समाचार है कि आपके साउथ इंडिया में कुछ रिसर्चर्स ने
जंपिंग स्पाइडर करके एक आपकी स्पाइडर की स्पीशीज होती है, उसकी एक नई प्रजाति जो है उसको खोजा। अब जो आपकी एक पर्टिकुलर जैसे कोई क्रिएचर है और उसकी आपको कई सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, तो उसको फिर बायोलॉजी में या फिर बायोलॉजिकली कई सारी फैमिलीज में या सब फैमिलीज में क्लासीफाई किया जाता है। तो मकड़ियों की भी क्योंकि कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो उसको भी कई सारे सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया। उसमें से ये जो जंपिंग स्पाइडर जिस सब फैमिली का पार्ट है उसका नाम है स्पार्टिनियाई सब फैमिली। तो इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि आपके साउथ इंडिया में स्पार्टिनियाई सब फैमिली की एक नई स्पीशीज जो है, या फिर स्पार्टिनियाई सब फैमिली की स्पाइडर्स की एक नई स्पीशीज जो है उसको डिस्कवर किया गया। अब ये जो डिस्कवरी है, द डिस्कवरी पॉसिबली मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट द जेनेरा स्पार्टिकस एंड स्टोनिटा स्पेसिफिक ग्रुप्स विद इन द सब फैमिली प्रीवियसली नोन ओनली फ्रॉम साउथ एशिया एंड अफ्रीका हैव बीन फाउंड इन इंडिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई एक ऑर्गेनिज्म है या कोई एक प्लांट है और उसकी आपको कई सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं, तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए सब फैमिलीज में बायोलॉजिकली डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, उनको कई सारी सब फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे डॉग्स की बात कर लेते हैं तो 50 तरीके की वैराइटीज आती हैं, तो उनको कई सारी फिर आप सब फैमिलीज में जो है डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से जैसे स्पाइडर हो गया, तो इसकी भी अब कई सारी प्रजातियां आपको दुनिया भर में देखने के लिए मिलती हैं, तो उसको भी आपने अलग अलग सब फैमिलीज में डिवाइड कर दिया। अभी जो सब फैमिलीज में आपने डिवाइड कर दिया, एक तो आपका जंतु हो गया, ठीक है, एक तो आपका जंतु हो गया स्पाइडर। अब इस स्पाइडर जंतु की अब कई सारी जो है आपकी सब फैमिलीज हो गई। सब फैमिली 1 हो गई, सब फैमिली 2 हो गई, सब फैमिली 3 हो गई, मतलब ये कई आपने एक तरीके से क्लासिफाई कर दिया। अब हर एक जो आपकी सब फैमिली है उसमें भी फर्दर आपके सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो ये जो स्पार्टिनियाई सब फैमिली है स्पाइडर्स की, जिसमें जंपिंग स्पाइडर नाम की स्पाइडर आती है, इसमें और फर्दर आपको सब क्लासिफिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी में एक सब क्लासिफिकेशन है स्पार्टिकस और एक है सोनोइटा। तो ये स्पार्टिकस और सोनोइटा की जो आपकी सब फैमिली की स्पाइडर्स हैं वो जनरली पाई जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन सब फैमिलीज को बिलोंग करने वाली एक जंपिंग स्पाइडर की स्पीशीज भारत में मिली है। अब ये जो स्पीशीज मिली है इसका नाम अपन लोगों ने रखा है, या इसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रखा है स्पार्टिकस कारीगिरी। आफ्टर कारीगिरी और एलिफेंट हिल इन देवरियन दुर्गा कर्नाटका वेयर द स्पाइडर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो कर्नाटक में देवरियन दुर्गा नाम की जगह है जहां पर ये कारीगरी हिल्स या फिर एलिफेंट हिल्स के नाम से एक जगह पड़ती है, वहां पर इस स्पाइडर को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया। देखा गया कि यार जनरली इस तरीके की स्पाइडर उस इलाके में नहीं मिलती। फिर और फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि यार ये तो स्पार्टिनियाई सब फैमिली की स्पाइडर है और एक जंपिंग स्पाइडर है। और फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि स्पार्टिनियाई सब फैमिली में भी स्पार्टिकस एंड सोनोइटा नाम की एक स्पेसिफिक आपकी जो है सब एक ग्रुप है सब फैमिली में, उसका ये पार्ट है। और इस तरीके की जो स्पाइडर है वो इंडिया में मिलती नहीं है। इस तरीके की स्पाइडर तो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में मिलती है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार इस तरीके की स्पाइडर आपको इंडिया में देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली जिस जगह पे मिली कारीगिरी हिल्स, उसी के नाम पर आपने इसका नाम स्पार्टिकस कारीगिरी रख दिया। ठीक है, इसकी फोटोग्राफ देखिए, देख लीजिए इसकी फोटोग्राफ, ये इस तरीके की जो है कुछ दिखती है। अब ये डिस्कवरी अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पार्टिकस एंड सोनोइटा नाम की जो ये सब स्पीशीज है, ये इसके पहले इंडिया में कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई है। इस तरीके इस सब कैटेगरी की आपकी जो मकड़ी है वो भारत में पाई जाती है। इसके पहले तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था इस तरीके की मकड़ी का, बट पहली बार जो है इसको इंडिया में रिकॉर्ड किया गया। अब ये जो स्पाइडर है इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी तो आई साइट बहुत अच्छी है, दूसरा इसके हंटिंग मेथड जो है वो दूसरी स्पाइडर्स की तरह नहीं है, वो काफी ज्यादा यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दूसरी तरीके की जो स्पाइडर की स्पीशीज है उनको भी जो है ये डिसीव कर देती है, उनको भी जो है धोखा दे देती है बाय मिमिकिंग प्रे। यानी कि आपका जो अलग अलग आपकी स्पाइडर्स की कैटेगरी है, जो अलग अलग स्पाइडर्स हैं उनसे इनका शिकार करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है, और बाकी जो स्पाइडर्स हैं उनको भी जो है ये धोखा देने में कामयाब हो जाती हैं, उसमें भी जो है माहिर है। और किस तरह से कि जो आपका शिकार है, स्पाइडर जिस चीज को शिकार कर रही है ये खुद वो शिकार होने की एक्टिंग करती है। प्रे का मतलब है अगर कोई एक जानवर है वो किसी पे हमला कर रहा है, तो जो हमला कर रहा है वो प्रेडेटर है और जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है वो प्रे है। तो इस स्पाइडर की खासियत यह है कि दूसरे स्पाइडर्स को बेवकूफ बनाने के लिए जंपिंग स्पाइडर की ये जो कैटेगरी है वो क्या करती है, जंपिंग स्पाइडर की कैटेगरी खुद जो है इस तरह से बिहेव करती है कि दूसरी स्पाइडर्स को लगता है कि ये तो यार अपना शिकार है, इसका तो अपन शिकार कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद फिर जैसे भी होता हो वो उसको जो है धोखा दे देती है या खुद उसको फांस लेती है। मगर ये इस तरीके की जो हंटिंग मेथड्स हैं दूसरी स्पाइडर्स में आपको देखने को नहीं मिलते, और इसलिए जो है अपने आप में यूनिक है, ये अपने आप में स्पेशल हो जाती है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब अपने काम की जो चीज़ है यहाँ से वो ये बनती है कि रिसेंटली जो है एक पर्टिकुलर आपकी स्पाइडर की जो नई स्पीशीज है वो भारत में डिस्कवर की गई है, उसका नाम क्या है? तो अपने को याद रखना पड़ेगा, स्पार्टिकस कारीगिरी उसका नाम है। और स्पार्टिकस कारीगिरी नाम क्यों रखा गया है? कर्नाटक में देवरियान दुर्गा नाम की जगह पड़ती है, वहां पर एलिफेंट हिल्स या कारीगिरी हिल्स के नाम से हिल्स है, वहां पर इस स्पाइडर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, तो इसलिए उसका नाम जो है आपका इस पर्टिकुलर जगह के नाम पर रख दिया गया। दूसरा, इस तरीके की जो आप ये कौन सी आपकी जो है सब फैमिली ऑफ स्पाइडर से बिलोंग करती है, तो नाम हो जाएगा स्पार्टिनियाई सब फैमिली से। और उसमें भी कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? तो स्पार्टिकस एंड सोनोइटा नाम के ग्रुप से बिलोंग करती है।
खास बात क्या है, स्पार्टिकस एंड सोनोइटा नाम के इस ग्रुप से बिलोंग करने वाली जो स्पाइडर्स हैं वो इंडिया में नहीं पाई जाती, कम से कम अब तक तो यही पता था। ये साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में पाई जाती थी, पहली बार जो है इंडिया में इस तरीके की आपको देखने को मिली है। एंड लास्ट बात की जंपिंग स्पाइडर की स्पेशलिटी या खासियत क्या होती है, तो जवाब हो जाएगा जंपिंग स्पाइडर की खासियत ये है कि ये आप इसकी जो आपकी जो हंटिंग स्किल्स हैं वो बड़ी इंटेलिजेंट हैं, दूसरे स्पाइडर से अलग है, वेब इन्वेजन टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल करती है, दूसरे स्पाइडर्स को भी जो है ये आपका बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है, और उसकी आई साइट जो है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज है, बाकी स्पाइडर्स की अपेक्षा वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उन्नत स्थिति में आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एमसीक्यू अगर यहाँ से पूछा गया तो यूपीएससी में पूछा जाएगा जनरली, बाकी जो आपके वनडे के एग्जाम्स हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट एक हाई चांसेस है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो उस न्यूज़ को अपने को अच्छे से प्रिपेयर करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अरुणाचल डिक्लेयर्स 2025 to 35 एज डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर। तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक के जो ये 10 साल हैं इसको हाइड्रो पावर का दशक या हाइड्रो पावर का डेकेड डिक्लेयर किया। समाचार यह है कि अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू साहब, उनकी कैबिनेट ने 2025 से 2035 तक का जो 10 साल है इसको हाइड्रो पावर का डेकेड या डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर जो है वो डिक्लेयर कर रखा है। ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में जो पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपकी नदियाँ हैं एंड वहाँ पर हाइड्रो पावर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उस हाइड्रो पावर पोटेंशियल को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके और लगभग इन 10 सालों में 58,000 मेगावाट्स के करीब इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से जनरेट करने की क्षमता अरुणाचल प्रदेश में जो है डेवलप की जा सके। इसके लिए स्पेसिफिकली आपको हाइड्रो पावर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो उसी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए ये 10 सालों में वो लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसलिए इस पूरे के पूरे 10 साल के दशक को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर के नाम से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब इन 10 सालों में होगा ये कि सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और गवर्नेंस मेजर्स लेंगे, यानी कि जो भी पॉलिसियों में सुधार करना है वो किया जाएगा, गवर्नेंस में जो इंप्रूवमेंट करना है वो सारी चीजें की जाएंगी, जिससे कि जितना भी आपके अरुणाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर से रिलेटेड पोटेंशियल है उसके लिए अब चाहे आपको बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ जाए, चाहे आपको छोटे प्रोजेक्ट लगाना पड़ जाए, चाहे आपको मेगा प्रोजेक्ट लगाने पड़ जाए, जहां जहां पे लगाए जा सकते हैं, जहां पे इकोनॉमिकली वायबल है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लोकल कम्युनिटीज वगैरह के साथ कंफ्लिक्ट में नहीं आते, वहां पर मेगा माइक्रो स्मॉल बड़े छोटे हर तरीके के आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, और एक साथ ही साथ जो है एक स्टेबल और सपोर्टिव पॉलिसी जो है डेवलप की जाए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वगैरह डेवलप किए जाएं, जिससे कि ओवरऑल जो है स्टेट का डेवलपमेंट हो सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए किया जा सके, और एक बढ़िया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है इस प्रदेश में डेवलप हो सके। इसलिए यहाँ पे 10 सालों में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और कितने रेलेवेंट हैं ये स्टेट के लिए इसको दर्शाने के लिए डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर के नाम से आपने 10 सालों का पूरा पीरियड जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। अब अभी फिलहाल जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं पावर डेवलपर्स के साथ में जो आपके आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में आके आपका ये प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इनके साथ में ये एग्रीमेंट किया है कि दे विल रिसीव 12% फ्री पावर फ्रॉम ईच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जितने भी आपके अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगेंगे इसमें जितनी भी आपकी बिजली बनेगी उसकी 12% बिजली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अरुणाचल प्रदेश को मिलेगी। अब अगर इस तरीके के 50 प्रोजेक्ट्स भी लग गए तो उसमें से लेट्स से अपन मान लेते हैं कि 10 प्रोजेक्ट्स जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 10 प्रोजेक्ट्स आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके बाद में आपके 30 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके स्मॉल प्रोजेक्ट्स हो गए, 40 हो गए, और 10 प्रोजेक्ट जो है अपन ने मान लिया कि भाई मीडियम हो गए। अब अगर इन सारे प्रोजेक्ट से 12% अगर आपको जितनी भी बिजली बन रही है उसका 12% के करीब अगर आपको बिजली मिल रही है तो बड़ी मात्रा में जो है अरुणाचल प्रदेश के पास में अपनी खुद की बिजली हो जाएगी, और काफी सस्ते दामों में फिर जो है वो अपनी जनता को या तो वो दे सकते हैं या फिर उस पर टैरिफ वगैरह लगाकर वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं उससे। एक तो ये चीज, इसके अलावा जितनी भी कमाई फिर ये 12% बिजली तो ये फ्री में देंगी ये जितनी भी आपकी पावर डेवलपिंग कंपनीज वगैरह रहेंगी इन सारे प्रोजेक्ट से जो है अरुणाचल प्रदेश में लगेंगे, मगर साथ ही साथ ये जितना कमाई वमाई करेंगे उसमें से 1% जो अपनी कमाई का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में भी जो है दान करेंगे। तो इससे भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में काफी बड़ी मात्रा में फंड्स या फिर काफी बड़ी मात्रा में पैसा आ जाएगा, और इसका इस्तेमाल फिर वो अपने डेवलपमेंट के कामों के लिए कर सकते हैं, और दूसरे तरीके की जो आपकी इंडस्ट्री है और बाकी सारी चीजें हैं उनको डेवलप करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस न्यूज के जो अपने को याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होंगे कि कौन से देश ने कौन से स्टेट ने आपका जो 2025 to 35 का पीरियड है इसको डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर डिक्लेयर किया है। आपने को याद रखना है अरुणाचल प्रदेश ने किया है। क्यों किया है? ताकि पॉलिसी के लेवल पर, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जो भी चीज़ें करना है की जा सकें, और हाइड्रो पावर से लगभग आपका 58,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पोटेंशियल रखा है, इसको अचीव किया जा सके, एंड इससे राज्य का जितना हो सके उतना विकास किया जा सके। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितनी बिजली वो बनाना चाहते हैं, 58,000 मेगावाट्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनकर तैयार होगा कि अभी ये जो रिसेंटली 2025 से 35 तक का पीरियड इसमें डिक्लेयर किया गया है आपका डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर वगैरह, इसमें अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरीके की डील्स वगैरह साइन कर रखी हैं कंपनीज वगैरह के साथ में। तो याद रखना है 12% फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है बिजली मिलेगी, और 1% जितनी कमाई करेंगी उसका आपको लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में पैसा देना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल फिर आपकी सरकार जो है वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह के काम में करेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, एंड जहाँ तक हैं वनडे के एग्जामिनेशन में आने के यहाँ से हाई चांसेस है। बाकी मेंस में आप अगर लिखना चाहें कि भाई सामंजस्य किस तरह से बैठाया जा सकता है डेवलपमेंट के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, और किस तरीके से आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको कोट कर सकते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं, समाचार देखते हैं। तो
अगला समाचार भी नॉर्थ ईस्ट से ही है। द चेरापूंजी जिन बिकम्स फर्स्ट अल्कोहल लेबल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू बी एक्सपोर्टेड। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारी तरीके की अल्कोहल बनती हैं, तो उसमें एक तो ये शराब जो है या फिर अल्कोहल है वो भी कई सारे तरीके की आती है। विस्की हो गई, रम हो गई, जिन हो गई। तो जिन एक तरीके की अल्कोहल है, एक तरीके की शराब होती है। अब चेरापूंजी में एक खास तरीके की जिन बनती है जिसका नाम है चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन। ठीक है जी, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन। अब ये पहली अल्कोहल है नॉर्थ ईस्ट में बनने वाली इंडिया में जिसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। जनरली होता ही है कि जितनी भी आपकी अल्कोहल वगैरह बनती है वो कंजम्पशन उनका या तो वहीं पर हो जाता है या मैक्स टू मैक्स ये होता है कि वो वहां से फिर भारत के किसी दूसरे स्टेट में बिकने के लिए चली जाती है। बट ये जो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन है ये पहली जिन होगी नॉर्थ ईस्ट से। और जिन फिर मैं बता देता हूँ एक तरीके की शराब या एक तरीके की अल्कोहल होती है। ये पहली जिन होगी जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होने वाली है। द मेघालय बेस्ड कंपनी अनाउंस दिस ऑन द वर्ल्ड जिन डे। तो वर्ल्ड जिन डे के नाम से कोई आपका डे होता होगा जिसमें इस पर्टिकुलर शराब के चाहने वालों ने बनाया। तो इस दिन को मेघालय में ये जो कंपनी है जो इस चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन को बनाती है उन्होंने इस बात की घोषणा करी है, उन्होंने जो है इस बात को बताया है। वैसे तो कम चांसेस हैं कि कुछ पूछा जाए, बट फिर भी नॉर्थ ईस्ट से कोई भरोसा नहीं है कब क्या चीज़ आ जाए। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का से है तो हाई चांसेस हैं यूपीएससी वाले भी पूछ लें। तो याद रखना है कि वो पहली अल्कोहल या फिर पहली जिन जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर इंडिया के एक्सपोर्ट होगी उसका नाम है चेरापूंजी जिन या फिर चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन। बाकी और कुछ काम का यहाँ से है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। फोटोग्राफ मैंने लगा रखी है और आप लोगों में से अगर कभी किसी को मौका लगे, कोई अगर ड्रिंक करता हो तो चक्के बताइएगा कैसी लगी या किस तरीके की होती है। मैं तो खैर टी टोटलर हूँ, मैंने आज तक कभी अल्कोहल को हाथ लगाया नहीं है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका कैसा टेस्ट आता होगा कैसा नहीं आता। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि साउथ अफ्रीका ने आईसीसी का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसको लॉर्ड्स में, उसका जो फाइनल है लॉर्ड्स के मैदान में जो खेला गया था इंग्लैंड में, उसको जीत लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है एंड ये अपने आप में साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है क्योंकि बेचारे साउथ अफ्रीका वालों की या तो किस्मत खराब है या फिर पता नहीं क्या है, वो बड़े क्रूशियल मैचेस में जो है वो जाके फेल हो जाते हैं और इसके चलते उनको एक बाकायदा नाम भी मिला हुआ है चोकर्स। तो चोकर्स का मतलब है कि जो एकदम आपके क्रूशियल टाइम पे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब जो है फेल हो जाता है, चोक कर जाता है। और ये चीज़ कई सालों से जो है देखी जा रही है। साउथ अफ्रीका को बड़ा एक आप कह सकते हैं प्रबल दावेदार माना जाता है बड़े बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स का, बट वो सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है। या तो वो आपका सेमीफाइनल हार जाते हैं या फिर वो आपका क्वार्टर फाइनल हार जाते हैं और अगर फाइनल में पहुंच गए तो फाइनल हार जाते हैं। तो एक चीज़ देखी जा रही थी कि साउथ अफ्रीका डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की बहुत शानदार टीम है, वो कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीत नहीं पा रही थी। और 2 साल 4 साल 5 साल की भी बात नहीं है, 15 से 20 साल हो गए इस चीज़ को देखते हुए। अल्टीमेटली वो जो इनका एक आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर उनका एक दुर्भाग्य था वो टूटा है एंड फाइनली एक बड़ी आईसीसी का जो टूर्नामेंट है उसमें उनको विजय मिली है। आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है जो लॉर्ड्स के मैदान पे खेला गया था, इसका फाइनल जो है उन्होंने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। और ये जो विक्ट्री है ये आई है आपके कैप्टन बाबूमा की लीडरशिप में। एंड एक तरीके से आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए जीत उतनी ही मायने रखती है जितना 1983 में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप की जीत थी। अब ये जो विक्ट्री हुई थी 1983 में इंडिया की वर्ल्ड कप में, उसके चलते कहीं ना कहीं क्रिकेट भारत में पहले भी पॉपुलर था मगर उसके बाद में जो है गली गली तक जो क्रिकेट को पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरी की पूरी जनरेशन जो पैशनेट रही है क्रिकेट के लिए, वो जो डेवलप हुई उसमें 83 की जो जीत थी, जो विक्ट्री थी, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। सेम गोज फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए भी जो जीत है वो लगभग इतनी मैटर करती है। और कहीं ना कहीं अब एक नोटिस किया जा रहा है कि ये जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो इतना ज्यादा, उनकी जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, वो क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो साउथ अफ्रीका जैसे अच्छे देश में अच्छा जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है वहां पर ये जो खबर जाएगी कि भाई उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है इस तरीके की, तो कहीं ना कहीं इसके चलते और ज्यादा क्यूरियोसिटी और कौतूहल बढ़ेगा और जो आपकी यंग जनरेशन है जो क्रिकेट से कहीं ना कहीं दूर हो रही है वो थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और ये जो यहाँ पर और ज़्यादा जो है क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। वैसे अच्छी टीम है, नो डाउट अबाउट दैट, बट और ज़्यादा जो है यहाँ पे क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा और शायद इसकी मदद से अफ्रीका के और देशों में भी जो है क्रिकेट और ज़्यादा फेमस हो और ज़्यादा जो है उसके फैलने में मदद मिले। गेम का भला होना चाहिए, कुल मिला के यही कहा जा सकता है। बाकी आई एम वेरी हैप्पी कि साउथ अफ्रीका को फाइनली एक टूर्नामेंट जीतने का मौका मिला है एंड होप सो आगे भी ये टीम इसी तरह से अच्छा क्रिकेट खेलती रहे और उनको और अच्छे अच्छे मैचेस इनकी तरफ से देखने के लिए मिले। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में बात करनी है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि रिसेंटली जर्मनी का जो म्यूनिक शहर है वहाँ पर शूटिंग जो अपने आप में स्पोर्ट्स होता है उसका वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है। तो इस वर्ल्ड कप में हमारे 2 शूटर्स, जिनमें से एक का नाम है आर्या बोरसे और दूसरा है अर्जुन बाबूता, इन्होंने मिक्स्ड एयर राइफल गोल्ड में मिक्स्ड एयर राइफल का जो इवेंट होता है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अपने चाइनीज काउंटर पार्ट्स को हराया था, 17-7 से उनको बीट किया है। एंड इसी के साथ में जो मिक्स्ड इवेंट होता है जिसमें एक महिला और एक पुरुष जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं शूटिंग के इस इवेंट में, इनको गोल्ड मेडल जो है मिला। अब ये जो पूरा आपका वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है इसमें चाइना जो है मेडल्स टैलीज में टॉप पर है, उसने यहाँ पर कुल मिलाकर 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। और इंडिया जो है इस टेबल में 3rd पोजीशन पर है। 2nd पोजीशन पर नॉर्वे है, 3rd नंबर पे इंडिया है जिसने 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हमारे कई सारे जो शूटर्स थे जिन्होंने ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया था वो यहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मनु भाकर जो है वो मेडल नहीं जीत सकी।
चलें कोई बात नहीं, होता रहता है गेम्स में, आगे आने वाले इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगी। और कई सारे आपको नए शूटर्स जो हैं यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, जैसे आर्या बोरसे हो गई, अर्जुन बाबूता हो गया, तो ये जो है देश के लिए आपका गोल्ड जीत कर आए हैं और साथ ही साथ अपने आप में भी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली आपका जो शूटिंग का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो याद रखना है जर्मनी में, और जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। दूसरा ये कि ये जो पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड कप था, इसमें इंडिया कौन से पोजीशन पर था, तो याद रखना है थर्ड पोजीशन पर था, 2 गोल्ड और 2 अपने ब्रॉन्ज मेडल जो हमने जीते हैं। सेकंड पे कौन है, नॉर्वे, और फर्स्ट पे कौन था, चाइना, 4 गोल्ड और सिल्वर, और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जो है लोगों ने जीते थे। एंड लास्टली कि मिक्स्ड आपका जो एयर इवेंट हुआ है एयर राइफल का, उसमें इंडिया ने क्या जीता है, तो याद रखना है गोल्ड जीता है चाइना को हराकर। एंड किस किस ने जीता था इंडिया के लिए गोल्ड, आर्या बोरसे एंड अर्जुन बाबूता, फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगे हुए हैं, देख लीजिए इनको, इन्होंने जो है गोल्ड भारत को जितवाया। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 16 जून 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।